Hello everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आज मैं आप लोग के साथ जनवरी 2021 का प्रतियोगिता दर्पण डिस्कस करूंगी विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के लिए फरवरी 2021 का प्रतियोगिता दर्पण विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन अपलोड किया था। आप ज़रूर देख लीजिए, मैं ऊपर आई कार्ड में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और हाँ, मैंने रिसेंटली आप लोग के लिए जनवरी और फरवरी का मेमोरेबल पॉइंट्स और स्पोर्ट्स भी अपलोड किया था, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर मंथ का ये तीनों सेक्शन देख लेते हैं, मेमोरेबल पॉइंट, स्पोर्ट्स और पीडी विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो आपका उस पर्टिकुलर मंथ का पूरा प्रतियोगिता दर्पण कवर हो जाता है। चलिए, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि जनवरी 2021 और दिसंबर 2020 का मैं आप लोग को प्रतियोगिता दर्पण प्रोवाइड करूँ। बहुत जल्द हो जाएगा। अभी मैं आपको जनवरी का जैसे ही आपको मिल जाता है, फिर आपको विद इन 2 to 3 डेज आपको दिसंबर 2020 का भी प्रतियोगिता दर्पण मिल जाएगा। उसके बाद ही आपको मार्च का प्रतियोगिता दर्पण आप लोगों के लिए आएगा। ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल बटन को ज़रूर प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जेपीएससी का फॉर्म आ चुका है। जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, आप फॉर्म ज़रूर फिल कर लीजिए। अभी लास्ट डेट भी उसका फेब में ही आ रहा है, उसका लास्ट डेट भी है और मई के फर्स्ट वीक में उसका एग्जामिनेशन है और मेंस जो है उसका वो आपको सितंबर में होगा। तो आप ज़रूर फिल कर लीजिए। 67th बीपीएससी के लिए जो लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर जो कर रहे हैं, आप अपनी स्टडीज़ को कॉन्टिन्यूटी में रखिए, अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन को काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड रखिए और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट का सेक्शन है उसको भी अपडेटेड रखिए। जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा 67th बीपीएससी का और अक्टूबर 2021 में उसका प्रीलिम्स होने वाला है। और 66 बीपीएससी का भी रिजल्ट जो है आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक आपका आ जाएगा। जैसे ही औरंगाबाद सेंटर का जो री एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप विद इन 15 डेज आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले हमारा न्यूज़ है बुकर्स प्राइज 2020। बुकर्स प्राइज जो है 2020 का वो डगलस स्टुअर्ट को दिया गया था। उनकी नोबेल है सुगी बैन, उसके लिए दिया गया था। ये एक स्कॉटलैंड के नोबेलिस्ट है एंड राइटर हैं। इट वॉज हिज डिबेट नॉवेल। अगर मैं आपको डगलस के बारे में बताऊं तो एक फॉर्मर फैशन डिज़ाइनर थे और उनको बुकर प्राइज में एज ए प्राइज अमाउंट उनको $50,000 दिया गया था। एक ट्रॉफी दी गई थी, एक डिज़ाइनर बाउंड एडिशन ऑफ हिज अवार्ड विनिंग बुक शुगी बैन भी दिया गया था। और क्योंकि उनका ये नॉवेल जो है वो शॉर्टलिस्ट किया गया था, इनका ये डिबेट नॉवेल था, उसको शॉर्टलिस्ट किया गया था, तो उनको एडिशनल जो है $2,500 जो है वो भी इनको एज ए प्राइज अमाउंट दिया गया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020। ये अवार्ड जो है वो शांगे छोडेन वांगचुक को दिया गया था। ये जो है क्वीन मदर है भूटान की। अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो ये इस बार का जो यूएन पॉपुलेशन अवार्ड है, इनको इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया था फॉर हर एक्सेम्पलरी वर्क टू स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड एड्रेस वुमेन रिलेटेड इश्यूज इन भूटान। इनकी एक एनजीओ भी है जिसकी ये फाउंडर है रिस्पेक्ट करके, रिन्यू करके, जिसका फुल फॉर्म है रिस्पेक्ट एजुकेट नर्चर एंड एम्पावर वुमेन। ये 2004 में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, इन्होंने स्टार्ट किया था। एक डिकेड लॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में या फिर वुमेन्स को जो है वो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करती है, इन सब चीज़ों के बारे में उनको जानकारी देती हैं। और ये 20 सालों तक गुडविल एम्बेसडर फॉर यूएनएफपीए भी रह चुकी हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में, अगर आप यूएन पॉपुलेशन अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में देखेंगे तो इंडिया का एक हेल्प एज इंडिया करके है, वो उनको यूएन पॉपुलेशन अवार्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में दिया गया था फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग एफर्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिसएडवांस्ड एल्डरली पीपल इन इंडिया फॉर नियरली 4 डिकेड्स। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, अगर यूएन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में बताऊं तो उसको स्टैब्लिश किया गया था 1981 में। द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड रिकॉग्नाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। द कमिटी फॉर द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड विच मेड द सिलेक्शन इज चेयर्ड बाय Ion Jinga, the permanent representative of Romania to the United Nations, and is composed of representative of 9 other UN member states. अगर मैं आपको हेल्प एज इंडिया के बारे में कुछ बताऊं तो आज के टाइम पे वो 20 स्टेट्स जो है इंडिया पे वहाँ पे काम कर रहा है और ये जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो प्रोवाइड करता ही एल्डरली पीपल्स को, साथ ही साथ ये एडवोकेट भी करता है फॉर देयर राइट्स इन द कम्युनिटी एंड हेल्प लोकल ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट देम। चलिए, इसके बाद का हमारा
न्यूज़ है वतायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 का। इस बार का जो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था वो रमेश पोखरियाल जी को दिया गया था। ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है मोदी गवर्नमेंट में, फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इन इंडिया। पहले मैं आपको इस वतायन जो इंटरनेशनल अवार्ड है इसके बारे में बता देती हूँ। ये अवार्ड जो है वो वतायन यूके ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, उसके द्वारा दिया जाता है। बेसिकली ये एक तरीके का ऑनर है पोएट्स के लिए, राइटर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए, फॉर देयर एक्सेम्पलरी वर्क इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। इससे पहले भी अगर आप इंडिया से देखेंगे तो प्रसून जोशी जी को, जावेद अख्तर जी को इस अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अगर आप रमेश पोखरियाल जी के बारे में बात करेंगे तो इनको बहुत सारे अवार्ड से पहले नवाजा जा चुका है। अगर आप मैं आपको कुछ मेजर अवार्ड्स बताऊं तो वो उसमें से एक है साहित्य भारती अवार्ड। उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पीएम थे उनके टाइम पे दिया गया था। साहित्य गौरव सम्मान जो है इनको एपीजे अब्दुल कलाम जी के हाथ से दिया गया है। भारत गौरव सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। गुड गवर्नेंस अवार्ड बाय दुबे। ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो कि इनके नाम है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है टाटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2020। इस साल का ये अवार्ड जो है वो रस्किन बॉन्ड को दिया गया था फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। अगर आप देखेंगे तो इनके नाम आज के टाइम पे 100 से ज़्यादा बुक्स इनके नाम है, जिसमें से इनका पहला नॉवेल जो था द रूम ऑन द रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 1957 में ये जो है वो पब्लिश हुआ था। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। साथ ही साथ इनको पद्मश्री से नवाजा गया है 1999 में। पद्म भूषण से इनको 2014 में नवाजा गया है फॉर हिज कमेंडेबल सर्विसेज टू लिटरेचर। अगर आप इनके नाम देखेंगे तो बहुत सारे बुक्स हैं, जिसमें से कुछ मेजर बुक्स के नाम मैं आपको बताती हूँ। द ब्लू अम्ब्रेला, दिल्ली इज नॉट फार, ए फाइट ऑफ पीजन्स, आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, द रस्टी, द बॉय फ्रॉम द हिल्स। ये इनके कुछ ग्रेट लिटरेरी वर्क हैं जिनको आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है विच इंडियन वेब सीरीज वॉन द बेस्ट ड्रामा सीरीज एज इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2020। तो इस साल अगर आप देखेंगे एमी अवार्ड्स में तो इंडियन का जो बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज में वैसे इसमें अवार्ड दिया जाता है, लेकिन वहीं पे आप देखेंगे कि कैटेगरी ऑफ टेलीविजन एंड वेब सीरीज में तो इंडिया का जो एक वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पे लॉन्च किया गया था, इस वेब सीरीज को दिल्ली क्राइम्स, इसको बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जो है इस साल दिया गया था। अगर आप इसके डायरेक्टर देखेंगे तो वो है रिची मेहता, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके डायरेक्टर का नाम याद रखना भी। अगर आप इस दिल्ली क्राइम जो ये वेब सीरीज है इसके बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो 2012 में जो निर्भया केस हुआ था उसी पे ये प्रॉपर उसी पे ये टोटली ये उसी के बेसिस पे इस दिल्ली क्राइम जो वेब सीरीज है इसको बनाया गया था। इसके डायरेक्टर है रिची मेहता। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएम कुट्टी के बारे में है। ये चेयरमैन है, अभी रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है कमीशन ऑन दिल्ली एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर मैं आपको एमएम कुट्टी के बारे में कुछ बताऊं तो ये 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी जो इसको एगमुट कैडर भी कहा जाता था, एगमुट कैडर इनका था। 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ये अभी रिसेंटली लास्ट ईयर अप्रैल में रिटायर किए थे एज पेट्रोलियम सेक्रेटरी। इन्होंने चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली के रूप में भी काम किया हुआ है। जिस कमीशन की इनको चेयरमैन चूज किया गया है उस कमीशन का बेसिकली जो काम अगर आप देखेंगे तो वो ये रहेगा, पैरामीटर्स ऑफ एयर क्वालिटी डिसाइड करना, पैरामीटर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स को डिसाइड करना, टू इंस्पेक्ट प्रीमिसेस वायलेटिंग द लॉ, ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ नॉन अबाइडिंग इंडस्ट्रीज प्लांट्स ईटीसी। ये मेजर काम रहेगा इस कमीशन का, जिसके चेयरमैन अब रहेंगे एमएम कुट्टी जी। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है विदिशा मैत्रा के बारे में। शी इज़ एन इंडियन डिप्लोमेट, शी हैज़ बीन इलेक्टेड टू यूएन्स ACABQ कमिटी, एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस की अभी ये इंडियन डिप्लोमेट्स जो है इनको चूज़ किया गया है। अगर मैं बताऊँ तो आगे के 3 साल के लिए इनको चूज़ किया गया है। जनवरी 1 2021 से ये जो है इसकी यूनाइटेड नेशंस ACABQ कमिटी की ये मेंबर के रूप में काम करेंगी। अगर मैं आपको ACABQ के बारे में कुछ बताऊँ तो ये एक सब्सिडरी ग्रुप है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, that consists of 16 members. It performs several functions including examining the budget submitted by the UN Secretary General to the General Assembly and advise the Assembly on administrative and budgetary matters referred to it amongst other. ये पहली महिला है या फिर ये कहें कि ये पहला कैंडिडेट है जिनको ये पोस्ट दिया गया है इन द कमिटी फ्रॉम द एशिया पैसिफिक ग्रुप। और अगर एंड द अदर कैंडिडेट्स वाज अली मोहम्मद
फैक अल दबांग फ्रॉम ईरान। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है यशवर्धन कुमार सिन्हा के बारे में। 11th चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया इनको चूज़ किया गया है। इन्होंने सक्सीड किया था विमल झुलका को। अभी रिसेंटली रामनाथ कोविंद जी ने 7 नवंबर 2020 को इनको ओथ दिलाया था। तो इससे एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया को ओथ जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाया जाता है। ये ओथ सेरेमनी राष्ट्रपति भवन में ऑर्गेनाइज किया गया था और अभी रिसेंटली जो विमल झुलका जी थे उनको इन्होंने रिप्लेस किया था। इनको आगे के 3 साल के लिए जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया चूज़ किया गया है। अगर मैं आपको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में एक और बात बता दूं तो ये अपॉइंटमेंट जो है या तो 5 साल के लिए होता है या फिर अगर आपका एज 65 इससे पहले हो जाता है, मतलब या तो इसका रिटायरमेंट आपका एज अगर 65 हो जाता है तब होगा, नहीं तो 5 साल अगर आपका एज नहीं हो पा रहा है तो 5 साल के टेन्योर के लिए आपको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है जीसी मुर्मू के बारे में। ही इज़ 14th CAG ऑफ इंडिया। ही हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इनको आगे के 3 साल के लिए इनको CAG ऑफ इंडिया चूज़ किया गया है। ही टेक चार्ज ऑफ द पोजीशन फ्रॉम द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड के इनको चूज़ भी किया गया है। CAG ऑफ इंडिया इज़ द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ही इज़ ऑल्सो द चेयर ऑफ द UN panel of external auditors. The CAG also chair the Asian Organization of Supreme Audit Institutions. चलिए मैं आपको IPU के बारे में कुछ बता देती हूँ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में। इसका हेडक्वार्टर जेनीवा में है। अगर आप इसके प्रेसिडेंट की आज के टाइम पे बात करेंगे तो इसके प्रेसिडेंट है द्रुआते पचेको, ये पुर्तगाल के हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है प्रियंका राधाकृष्णन के बारे में। सी इज़ बेसिकली फ्रॉम केरला। सी हैज़ बिकम फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर्स इन न्यूजीलैंड। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली। तो आपको पता है कि नवंबर के मंथ में अक्टूबर और नवंबर के मंथ में बिहार में इलेक्शन हुआ था। 4 चरणों में वहाँ पे इलेक्शन हुआ था जिसका रिजल्ट जो है वो 20 तारीख को आया था, 10 नवंबर को आया था और 20 तारीख को वहाँ पे NDA मेजोरिटी में वहाँ पे जीती थी। और इसके बाद नीतीश कुमार जी ने वहाँ पे शपथ लिया था, चीफ मिनिस्टर का शपथ लिया था। इसके बाद बिहार असेंबली में स्पीकर की बात आती है तो इसके स्पीकर चूज़ किए गए थे विजय कुमार सिन्हा जी। ये पहली बार हुआ है कि बिहार असेंबली में स्पीकर जो है वो NDA का है, NDA के कैंडिडेट है ये। और ये NDA का पहली बार हुआ है कि NDA का जो कोई कैंडिडेट है वहाँ पे स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है कंट्रीज फर्स्ट काउ कैबिनेट हैज़ बीन सेट अप इन विच स्टेट। तो ये जो काउ कैबिनेट है, गौ कैबिनेट जिसको कहा जाएगा, वो मध्य प्रदेश में सेटअप किया गया है। रिसेंटली वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है विच बॉलीवुड एक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज स्टेट आइकॉन ऑफ पंजाब। तो सोनू सूद जो है उनको स्टेट आइकॉन ऑफ पंजाब जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिसेंटली अपॉइंट किया गया था। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है नायर वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट। तो ये जो है उत्तराखंड से रिलेटेड है। वहाँ पे रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज़ को लॉन्च किया गया था और इसके तहत बहुत सारे डिफरेंट एडवेंचर्स स्पोर्ट्स जो है वो इसमें इंक्लूड किए गए थे। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है अलासाने वातारा के बारे में। ये अभी रिसेंटली इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है आइवोरी कोस्ट का। ये इनका 3rd टर्म है। पहली बार ये इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में 2010 में जीते थे, फिर इनको 2015 में री इलेक्ट भी किया गया था, लेकिन इस साल इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, री इलेक्शन जो है वो इन्होंने नहीं लड़ा था। लेकिन आइवोरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके देहांत के बाद इन्हीं को चूज़ किया गया था एज ए प्रेसिडेंट के रूप में। आइवोरी कोस्ट के प्रेसिडेंट के रूप में इनको चूज़ किया गया था। अगर मैं आपको आइवोरी कोस्ट के बारे में कुछ चीज़ें बताऊं तो ये एक बहुत छोटा सा वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, एक फ्रेंच कॉलोनियल लिगेसी है यहाँ की। इसका कैपिटल है आपको यामोसेस्को, लैंग्वेज इसका फ्रेंच है। जब भी आप इस तरीके का कोई भी न्यू कंट्री देखें तो उसका कैपिटल और लैंग्वेज ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है रिसेंटली नवंबर 2020 UNGA हैज़ एडॉप्टेड 2 रिजोल्यूशन स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया। दे आर, तो ये जो 2 UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई 2 रिजोल्यूशन जो कि स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया है विच कॉल टू रिड्यूस
रिस्क ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट एंड प्रोविजन ऑन द यूज ऑफ सच वेपन्स, इन दो चीज़ों को पहली बार यूएनजीए के द्वारा अडॉप्ट किया गया है, इस चीज दो रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया है। द फर्स्ट कमिटी ऑफ यूएनजीए लुक आफ्टर डिसआर्मेंट एंड वर्क इन कोलैबोरेशन विद द कॉन्फ्रेंस ऑन disarmament and UN disarmament commissions. The two resolutions which has been adopted are the Convention on the Provision of the Use of Nuclear Weapons and Reducing Nuclear Danger. इन दो चीज़ों को जो कि इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था, इसको यूएनजीए के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया है। अब इन दो रेजोल्यूशंस के ऊपर काम किया जाएगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है जॉन मगुफुली के बारे में। इनको रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया जो है वो अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। ये इनका सेकेंड टर्म था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। और अगर मैं इनके बारे में, अगर मैं आपको तंजानिया के बारे में बताऊँ तो इसका कैपिटल है डोडोमा। लैंग्वेज है इसका स्वाहिली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़ भी। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के बारे में है, जिसको ईटीएम के नाम से भी जाना जाता है। अभी रिसेंटली यूएस ने इसको टेरर लिस्ट जो है यूएस का, उससे इसको रिमूव कर दिया है। 2004 में जब जॉर्ज बुश थे, बुश थे, उनके टाइम पे इस पार्टी जो है तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक पार्टी, इसको बैकलिस्ट किया गया था एज इट फाउंड कॉमन काउज विद चाइना इन द यूएस लीड वार ऑन टेरर। बट अभी रिसेंटली, क्योंकि एक डिकेड से इसकी तरफ से कोई भी टेरर एक्टिविटीज़ नहीं की जा रही थी, तो इसको जो यूएस का जो टेरर लिस्ट है उससे इसको रिमूव कर दिया गया है। हालांकि उस टाइम पे चाइना जो है वो बार बार इसको ब्लेम करती थी कि जो भी वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है वो इसके तहत ही, इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन एक डिकेड से जब इसका किसी भी टेरर एक्टिविटी भी इस पर्टिकुलर ग्रुप का कोई नाम नहीं आया था, तो अभी रिसेंटली इसको टेरर लिस्ट से हटा दिया गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है 24th मालाबार 2020। अभी रिसेंटली ये जो मालाबार एक्सरसाइज हुआ था, ये इसका 24th एडिशन था, फर्स्ट फेज ऑफ 24th एडिशन ऑफ द 4 नेशन नेवल एक्सरसाइज मालाबार 2020 टुक प्लेस इन द बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग November 3 to 6, 2020। ये जो नेवल एक्सरसाइज था वो बे ऑफ बंगाल में 3 से 6 नवंबर तक ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, जिसको हम क्वाड कंट्रीज के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अगर मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊं तो ये एक्सरसाइज जो है वो पहली बार कॉन्टेक्टलेस फॉर्मेट में, इसको ड्यू टू पैंडेमिक की वजह से इसको कॉन्टेक्टलेस फॉर्मेट में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर और कुछ चीज़ें बताऊं, जिसका फेज 2 जो है वो अरेबियन सी में 17 से 20 नवंबर 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया है। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको इस मालाबार एक्सरसाइज के बारे में बता देती हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ये चारों क्वाड कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। इससे देखिए, मालाबार एक्सरसाइज जो एक एनुअल एक्सरसाइज था, 1992 में स्टार्ट किया गया था। एक बायलैटरल ड्रिल था बिटवीन इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी इन इंडियन ओशन। लेकिन 2015 में इसको जापान ने भी एज ए परमानेंट मेंबर के रूप में इसको ज्वाइन कर लिया था। लेकिन पहली बार आया हुआ है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान, इन चारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका फेज 2 जो था वो आपको अरेबियन सी में 17 से 20 नवंबर 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है कैरेट बांग्लादेश 2020 कॉर्पोरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग लॉन्च्ड बाय नेवीज ऑफ बांग्लादेश एंड यूएस। अभी रिसेंटली 5 नवंबर 2020 को ये ऑर्गेनाइज किया गया था। और बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है टू एक्सपेंड रिलेशनशिप एंड टू ब्रॉडन अवेयरनेस बिटवीन द टू साइड्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। द सी फेज ऑफ द एक्सरसाइज टेक प्लेस इन द बे ऑफ बंगाल विथ शिप्स फ्रॉम बोथ द कंट्रीज. They are designed to enhance interoperability between the two navies. CARET 2020 underscores the shared vision of US and Bangladesh for a free, open, inclusive, peaceful and secure Indo-Pacific regions. चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th ओपेक इंडिया डायलॉग। पहले मैं आपको ओपेक के बारे में कुछ बता देती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसको 1960 में फाउंड किया गया था। अभी रिसेंटली इंडिया और ओपेक का जो 4th डायलॉग है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। द 4th हाई लेवल मीटिंग ऑफ द ओपेक इंडिया डायलॉग वॉज होस्टेड बाय द ओपेक सेक्रेटेरिएट। अगर आप ओपेक में देखेंगे तो 1960 में इसको फाउंड किया गया था, बागदाद, इराक, विद द
with the signing of an agreement by 5 countries, namely Islamic Republic of Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela. The number of members countries now is 13. Its headquarter is in Vienna, Austria. अगर आप देखेंगे इसमें तो 13 कंट्रीज में 13 जो इसकी मेंबर कंट्रीज है, जिसमें से मिडिल ईस्ट की 5 कंट्री है, अफ्रीका की 7 है और साउथ अमेरिका की 1 कंट्रीज है. अगर मैं आपको इनके नाम बता दूं तो वो अगर मिडिल ईस्ट का देखेंगे तो ईरान, इराक, कुवैत, यूएई एंड सऊदी अरबिया है. वहीं अगर आप अफ्रीका का देखेंगे तो अल्जेरिया, अंगोला, कॉन्गो, गैबोन, यूकेटेरिया, ग्वेना, लीबिया एंड नाइजीरिया, ये सारे जो 7 कंट्रीज है वो अफ्रीका के हैं. एंड साउथ अमेरिका की 1 कंट्री है जिसका नाम है वेनेजुला, और इसका हेडक्वार्टर भी जो है ये ओपेक का वो वियना, ऑस्ट्रिया में है. ठीक है, ये तो मैंने आपको ओपेक के बारे में बता दिया. इस बार जो ओपेक ऑर्गेनाइज किया गया था, इंडिया और ओपेक का जो डायलॉग ऑर्गेनाइज किया गया था, इसको इंडिया की तरफ से को चेयर किया था धर्मेंद्र प्रधान जी एंड एमडी सनुसे बारडिनो की तरह ने इसको को चेयर किया था. इस मीटिंग का मेन एम था टू डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन बोथ द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड द एनर्जी मार्केट इंक्लूडिंग ऑयल मार्केट्स. तो ओपेक इन इट्स रिसेंट वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2020 has projected that India will account for 16% of the global economy by 2025 and double that of 2020. Iran remain top oil suppliers to India. चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है 17th आसियान इंडिया समिट. अभी रिसेंटली 12 नवंबर 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया था. अगर आप इसमें देखेंगे तो इसको को चेयर किया गया था पीएम मोदी के द्वारा, और वियतनाम के काउंटर पार्ट्स थे, वहाँ के पीएम थे गुएन जुआन फुक, उनके द्वारा इसको को चेयर किया गया था. अगर मैं आपको आसियान के बारे में बताऊँ तो इसको 1967 में फाउंड किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया. अगर मैं आपकी इसके मेंबर कंट्रीज़ के बारे में बता दूँ, देखिए पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए. एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसके मेंबर है ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम. ये जो मीटिंग हुई थी इसमें बहुत सारी बातों को डिस्कस किया गया था, जिसमें अगर आप मेजर डिस्कशन देखेंगे तो वो था साउथ चाइना सी एंड टेररिज्म. इन 2 पॉइंट्स पे दोनों साइड की तरफ से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ था. इसके बाद शेयर्ड हेरिटेज पे भी डिस्कशन हुआ था. इम्पैक्ट ऑफ कोविड क्या होगा इन कंट्रीज़ के ऊपर, इस चीज़ पे कोई काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हुआ था. यूएस चाइना ट्रेड वॉर को डिस्कस किया गया था. उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ द सी, इसको भी इन दोनों पार्ट्स के द्वारा डिस्कस किया गया था. इंडिया की अगर आप पॉलिसी देखेंगे 2014 से पहले तो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लेकिन 2014 के बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे आया था. और इंडिया जो है आसियान का, हालांकि इसका मेंबर या फिर ये कहें कि इंटरेक्शन लेवल जो है इसका 2002 से ही था, लेकिन एलिवेटेड टू ए स्ट्रेटजिक पार्टनर जो है आसियान का वो 2012 में बना था. इसमें आरसीईपी इशू को भी काफ़ी ज़्यादा रेज किया गया था, और इंडिया की तरफ से ये पॉइंट रखा जा रहा है आरसीईपी नहीं ज्वाइन करने के लिए, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है उसको नहीं ज्वाइन करने के लिए, कि इसमें जितने भी मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, देखिए आसियान के जो मेंबर हैं वो तो इसके आसियान में जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो तो इसका मेंबर है ही, साथ ही साथ इसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज भी इसके मेंबर हैं आरसीईपी के. और इंडिया इसको नहीं ज्वाइन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि चाइना जैसे न्यूजीलैंड है, ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जिनके माल बहुत सस्ते दामों पे मिल जाते हैं और ठीक ठाक माल होते हैं. अगर ये इंडिया के मार्केट पे डोमिनेट कर जाएगा, देखिए फ्री ट्रेड का मतलब ही यही होता है कि विदाउट एनी लिमिटेशंस आप इंडिया के मार्केट में अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं. तो अगर ऐसा कुछ आरसीईपी को अगर इंडिया साइन कर देता है तो इंडिया का सबसे बड़ा डर यही है कि चाइना जैसे कंट्रीज़ का सस्ता माल जो है इंडिया के मार्केट पे डोमिनेट कर जाएगा, इंडिया के बहुत सारे सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, इसलिए इंडिया आरसीईपी को नहीं ज्वाइन कर रहा है. चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज यूएस वाइस प्रेसिडेंट. अगर आपको पता होगा कि 7 नवंबर 2020 को जॉय बिडेन जो है वो 46th प्रेसिडेंट के रूप में यूनाइटेड नेशंस के चूज़ किए गए थे. ये जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, और उन्हीं के अंदर जो है कमला हैरिस जो है उनको, ये एक इंडियन ओरिजिन अमेरिकन सेनेटर हैं जो कि कैलिफोर्निया के रहने वाली हैं, इनको वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चूज़ किया गया था. ये पहली महिला तो है ही साथ ये फर्स्ट ब्लैक एंड एशियन अमेरिकन टू सर्व एज वाइस प्रेसिडेंट है. अगर मैं आपको जॉय बिडेन के बारे में बताऊं तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इनकी आइडियोलॉजी जो है सिंस हिज अराइवल इन द कैपिटल इन 1973, इनकी जो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं.
अगर जॉय बिडेन के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि ओल्डेस्ट पर्सन है जो कि इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट के रूप में। इनकी एज जो है वो 78 है, और ये इससे पहले भी इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट जो ओबामा के टाइम पे थे उस टाइम पे इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम किया हुआ है। और जॉय बिडेन के टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगी कमला हैरिस। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है जॉय बिडेन के बारे में। जॉय बिडेन जो है वो 46th यूएस प्रेसिडेंट के रूप में चूज़ किए गए थे, और ये 59th प्रेसिडेंटल इलेक्शन था। वो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट थे जिन्होंने इलेक्शन जीता था। और जॉय बिडेन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी काम कर चुके हैं ड्यूरिंग द टर्म ऑफ बराक ओबामा। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है नेम द ओनली यूएस प्रेसिडेंट हु रिजाइंड। तो रिचार्ड निक्सन जो थे इन्हीं को रिजाइन करना पड़ा था। उनको ये एक ऐसे प्रेसिडेंट भी है जिनको इम्पीचमेंट भी फेस करना पड़ा था, इसके बाद इनको रिजाइन करना पड़ गया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है ओनली यूएस प्रेसिडेंट हु हैज़ नेवर एफिलेटेड विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, और वो यूएस प्रेसिडेंट के रूप में भी काम कर चुके हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है 20th SCO समिट, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो भी 20th समिट हुआ है 10 नवंबर 2020 को हुआ था। इसको होस्ट किया गया था रशिया के द्वारा। वहाँ के प्रेसिडेंट थे पुतिन, उनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर मैं आपको SCO के बारे में बताऊं तो इसको फाउंड किया गया था 2001 में। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इसमें मेंबर्स की अगर आप बात कर लीजिएगा तो वो है चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। हालांकि 2017 में इंडिया इसका फुल मेंबर बना है, लेकिन इससे पहले इंडिया जो है वो इसके ऑब्जर्वर स्टेटस में था, और पाकिस्तान भी 2017 में ही इसी का फुल टाइम मेंबर भी बना है। चलिए, ये तो कुछ चीज़ें इसके बारे में थी। अगर आप इस बार के SCO की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे जिसके ऊपर साइन किया गया है, जिसमें से अगर आप मेजर देखेंगे जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ था वो था मॉस्को डिक्लेरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट ऑफ SCO मेंबर स्टेट्स। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे जिसको इस SCO समिट जो है वहाँ पर डिस्कस किया गया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है माया संडू के बारे में। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मोल्दोवा इनको चूज़ किया गया है। मोल्दोवा जो है ये एक पुअर यूरोपियन कंट्री है। सी वाज आल्सो PM ऑफ मोल्दोवा इन 2019, जिसका कैपिटल है चिसिनाउ। तो ये दो चीज़ें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी एक ऐसी न्यू चीज़ों के बारे में देखें, किसी न्यू कंट्री के बारे में देखें, तो उसका कैपिटल ज़रूर देख लीजिएगा। अगर मैं आपको माया सदू के बारे में बताऊं, माया सद्दू जो है वो वर्ल्ड बैंक के लिए भी काम कर चुकी है, और उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी मोल्दोवा की 2019 में। सी वाज आउटस्टेड बाय आइकॉन चिकू फॉलोइंग द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस बाय द पार्लियामेंट ऑफ मोल्दोवा। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है 12th ब्रिक्स समिट। पहले मैं आपको ब्रिक्स का यहाँ पे फुल फॉर्म बता देती हूँ। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अभी रिसेंटली इसका 12th ब्रिक्स समिट जो है वो वर्चुअली 17 नवंबर 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसको होस्ट किया था रशिया की तरफ से। और अगर आप इसका थीम देखेंगे, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा भी जाता है। तो इसका थीम था पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। और ये जो अगर आप ब्रिक्स की बात करेंगे, देखिए इसका फाउंडर, अगर आप इसके फाउंडेशन की बात करेंगे तो ब्रिक्स को फाउंड किया गया था 2009 में। पहले इसका नाम जो था BRIC था, लेकिन 2010 में इसको साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया। इसके बाद इसका नाम जो है वो ब्रिक्स हो गया था। अगर आप इसको देखेंगे तो ये 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, वो इस ब्रिक्स जितनी भी कंट्रीज है ना ब्रिक्स के अंदर, इसका 40, ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 41% पॉपुलेशन जो है वो इन कंट्रीज़ के अंदर है। 24% ऑफ ग्लोबल GDP भी इन कंट्रीज से फुलफिल होता है। अगर आप वर्ल्ड ट्रेड की बात करेंगे तो 17% शेयर जो है वर्ल्ड ट्रेड का वो इन्हीं 5 कंट्रीज़ के थ्रू मिल जाता है। PM मोदी ने इसको सबमिट किया था वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उन्होंने इस टाइम पे इकोनॉमी रिकवरी एमिड द कोविड-19 पेंडेमिक को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी मोदी जी ने डिस्कस की थी, जिसमें इंडिया चाइना का जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ जो होता रहता है उस चीज़ को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। उन्होंने इस चीज़ के को भी इस ब्रिक्स में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया था। अगर मैं आपको कुछ और बताऊं तो इसमें बहुत सारी बातों पे हालांकि डिस्कशन हुआ था। कुछ चीज़ें मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें UN सिक्योरिटी काउंसिल या फिर IMF या फिर WHO देखेंगे, इनमें रिफॉर्म्स की भी बात पे भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया गया था कि इन मेजर ऑर्गेनाइजेशंस जो है इनमें कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए।
इसके बाद स्ट्रेंथन ऑफ इंडिया फार्मा सेक्टर्स को भी उन्होंने, मोदी जी ने हाईलाइट किया था। उनके द्वारा कहा गया था कि इस पेंडेमिक के टाइम पे इंडिया जो है बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ को मेडिसिन के थ्रू हेल्प कर रहा है। इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था उन्होंने। आत्मनिर्भर भारत को इस ब्रिक्स समिट में डिस्कस किया था। ये जो था, दिस इज द 17th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इंडिया हैज़ बीन ए कोर सपोर्टर ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड इन इंडियन ट्रेडिशन द entire world is considered a family. Our commitment towards UN value has been पैरामाउंट। पीएम मोदी ने इस चीज़ को कोट करके कहा था उन्होंने। अगर आप थीम की बात देखेंगे इस बार का, तो वो था ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ, नॉट जस्ट कंटेम्प्रेरी बट ऑल्सो फ्यूचरिस्टिक। इस चीज़ को भी मोदी जी ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था। द वर्ल्ड इज विटनेसिंग मेजर जियो स्ट्रैटेजिक चेंजेस, एफर्ट ऑफ विच विल कंटिन्यू ऑन स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। पीएम मोदी जी ने इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है 15th G20 समिट 2020। ये जो है वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था 20 से 21 नवंबर 2020 को वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। इस समिट को होस्ट किया गया था सऊदी अरबिया के द्वारा। इसको इंडिया की तरफ से जो इस समिट में रिप्रेजेंट किया था वो पीएम मोदी जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इसमें। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। यहाँ पे जो है वो आपको पोस्ट कोविड-19 क्या सिचुएशन रहेगा कंट्रीज़ का, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस किया गया था। इसका जो थीम था, उसमें जो की एजेंडा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पावरिंग पीपल बाय क्रिएटिंग द कंडीशन इन विच ऑल पीपल स्पेशली वुमेन एंड यूथ कैन लिव, वर्क and thrives, safeguard the planet, but fostering collective efforts to put our global commons and shaping new frontiers by adopting long-term and bold strategy to share benefit of innovations and technological एडवांसमेंट। अगर आप 2021 का G20 देखेंगे तो वो इटली के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। वही 2022 का देखेंगे तो इंडोनेशिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। 23 का देखेंगे तो इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। और 24 का अगर आप देखेंगे तो ब्राज़ील के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी। अगर आप पीएम मोदी जी के द्वारा देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बातों को हाईलाइट किया गया था, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया साइड कॉल फॉर ए न्यू ग्लोबल इंडेक्स फॉर द पोस्ट कोरोना वर्ल्ड दैट कंप्राइजेस 4 key elements via creation of a vast talent pool, ensuring that technology reaches all segments of the society, transparency in the system of governance, and dealing with Mother Earth with a spirit of trueness. इसके बाद मोदी जी ने यहाँ पे G20 का वर्चुअल सेक्रेटेरिएट जो है उसको क्रिएशन की उन्होंने बात की थी। यहाँ पे उन्होंने फोकस किया था मल्टी स्किलिंग एंड री स्किलिंग के बारे में, उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा की थी। India took the initiative of establishing institutions such as International Solar Alliance and Coalition of Disaster Resilience Infrastructure को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था। चलिए अगर मैं आपको G20 के बारे में बताऊँ तो इसको फाउंड किया गया था 1999 में। इसमें जो वर्ल्ड का जो टोटल इकोनॉमी है उसका 85% जो अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो वर्ल्ड इकोनॉमी का आउटपुट का जो है वो 85% इन G20 जो कंट्रीज़ है उसके द्वारा फुलफिल किया जा सकता है। 3/4 ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स को भी इसमें डिस्कस किया गया था। अगर आप G20 का देखेंगे तो इसमें 19 कंट्रीज़ है प्लस यूरोपियन यूनियन है। ये 19 कंट्रीज़ है उसमें आएगा आपको अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, द रशियन फेडरेशन, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, द यूके एंड द यूएस। वहीं अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे इसमें 27 मेंबर्स हैं, जिसमें अगर आपको इंपॉर्टेंट देख लीजिए मैं बता देती हूँ। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, केचिंग, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लुक्सेमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन। ये जो है वो यूरोपियन यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्रीज है। यूनाइटेड किंगडम ने इसे विड्रॉ कर लिया था 31 जनवरी 2020 को। ईयू से जो है उसने इसे विड्रॉ कर लिया था। यूरोपियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट इज डेविड मारिया सोलिन। इट्स हेडक्वार्टर अगर आप देखेंगे ईयू का
तो वो आपको ब्रुसेल बेल्जियम में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया। इंडिया जो है वो G20 का मेंबर है, ओनली कंट्री फ्रॉम साउथ एशिया। इसके बाद अगर मैं आपको और बताऊं तो ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया का जो है वो यूएस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। अगर आपने G7 के एक्सपेंशन की बात देखी होगी तो वहाँ पे भी इंडिया को उसका मेंबर बनाने की इच्छा है यूएस प्रेसिडेंट जो थे उनका। लेकिन ये पहला प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे है जहाँ पे इंडिया और यूएस जो है वो अपनी स्ट्रैटेजीज या फिर यहाँ पे एक पहला ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो लोग बातचीत कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए G20 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप एक मैप पे ना एक वर्ल्ड का मैप बना लीजिए, या फिर आपके पास स्टेंसिल है या फिर किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आपको ईजिली वर्ल्ड का मैप मिल जाता है। वहाँ पे इन कंट्रीज़ को आप ज़रूर लोकेट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत भूलने की चीज़ है, बहुत जल्दी आप भूल जाएंगे। क्योंकि आप खुद देख लीजिए 19 + 27 इतने कंट्रीज़ के नाम, मतलब ऑलमोस्ट 46 कंट्रीज़ के नाम याद रखना कभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप मैप से याद रखेंगे तो इन G20 के कितने मेंबर्स हैं ना, या इन मेंबर कंट्रीज़ के नेम जो है वो आपको ईजिली याद रहेंगे। तो ये मेरी तरफ से एक सजेशन है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर एवरी ईयर। इसका बार का इसका थीम क्या था? देखिए, इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल सॉलिडेटरी रेजिलेंट सर्विसेज, ये इसका थीम था। ये जो डे है 1 दिसंबर, इसको WHO के द्वारा मार्क किया गया था एज ए ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कैंपेन जो है इस दिन वर्ल्ड एड्स को लेकर के ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर आप आज के टाइम पे बात करेंगे तो 12.6 मिलियन पीपल्स जो है वो HIV से आज के टाइम पे भी लड़ रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर WHO का एक डाटा देखेंगे तो उसके तहत बोला जा रहा है कि 38 लाख लोग जो है आज के टाइम पे HIV पॉजिटिव हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया का क्या, पूरे वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ऐसा कहा भी जा रहा है कि अगर आप 2019 से 2020 का कंपैरिजन देखेंगे तो 2.4% का जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है या फिर नंबर ऑफ जो एड्स पॉजिटिव है उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। अगर आप मोस्टली देखेंगे तो 85% जो प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स है, वो लोग भी HIV पॉजिटिव निकल रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसलिए किसी एक पर्टिकुलर डे को, या फिर ये देखें कि देखिए जैसे वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि ये जो मेजर प्रॉब्लम्स है ना उनको लेकर के कैंपेन्स किए जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके कि ये होता क्यों है, कैसे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। इन चीज़ों को लेकर के अवेयरनेस के लिए इन पर्टिकुलर डेज को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है 15th ईस्ट एशिया समिट 14 नवंबर 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया की तरफ से जो है वो इंडिया की तरफ से अगर आप देखेंगे तो एस जयशंकर जी ने इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। ये जो है 15th एनिवर्सरी थी ईस्ट एशिया समिट की, 15th उसकी एनिवर्सरी थी, वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसको चेयर किया गया था PM जो थे वियतनाम के, उनके द्वारा इसको चेयर किया गया था, गुएन फुआन फुक के द्वारा इसको चेयर किया गया था। और इसमें 18th EAS ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ है उसने इस समिट में पार्टिसिपेट किया गया था। बहुत सारे मेजर पॉइंट्स पे डिस्कशन हुए थे, जिसमें मैं आपको कुछ मेजर चीज़ें बता देती हूँ। कुलालंबर का जो डिक्लेरेशन था 2005 में और 2010 में जो हनोई डिक्लेरेशन था उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन हुआ था। अगर यहाँ पे आप डिस्कशन देखेंगे तो पोस्ट कोविड जो पैंडेमिक से पोस्ट कोविड जो इकोनॉमिक्स वगैरह होगी उसके ऊपर इसको डिस्कस किया गया था। साउथ चाइना सी सिचुएशन जो है उसको इसमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था, बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो 15th एनिवर्सरी थी ये EAS की, तो यहाँ लीडर्स ने जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे वो ये इस EAS प्लेटफॉर्म को किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जा सके इस चीज़ों को भी यहाँ पर डिस्कस किया गया था। इंडिया की तरफ से जयशंकर जी जो हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने इंडिया को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। चलिए, हमारे हाँ, इस समिट के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे कोविड-19 के बाद जो इकोनॉमिक सिचुएशंस होंगी उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया था। जयशंकर जी ने इस चीज़ को अंडरलाइन किया था कि ये जो ईस्ट एशिया समिट है ये कैसे लीडिंग मैकेनिज्म की तरह काम करेगा इंडो पैसिफिक रीजन्स में, एंड रिटरमेंट इंडिया सपोर्ट टू मेक इट स्ट्रॉन्गर एंड मोर रिस्पॉन्सिव। ही ऑल्सो reframed the importance of EAS as a lead forum to exchange views on strategic issues को भी इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया था। 2005 में इसको फाउंड किया गया था। ये एक प्रीमियर लीडर्स लीड फोरम है फॉर डिस्कशन ऑन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इशू इन द इंडो पैसिफिक एंड द लीडिंग कॉन्फिडेंस building mechanism in the region. India strongly believe that the ASEAN lead
frameworks of which the EAS is an important part are at the core of regional security architecture and need to be strengthened further। ये एक रीजनल ग्रुपिंग है जिसमें 18 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं। 10 तो आसियान की कंट्रीज है ही। अगर आप देखिए आसियान की कंट्रीज तो आपको पता ही है, वो तो है ही। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, रशिया एंड द यूएस, ये कुछ और कंट्रीज हैं जो इसका पार्ट है। मतलब टोटल 10 तो आसियान की कंट्रीज है और 8 ये कंट्रीज है जो कि EAS का पार्ट है। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ EAS। और अगर आप देखेंगे तो ये जो EAS कंट्रीज है वो 54% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इस कंट्रीज जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करता है इन कंट्रीज के द्वारा। अगर आप GDP की बात करेंगे तो 58% जो वर्ल्ड का पूरा GDP है वो इस ईस्ट एशिया जो कंट्रीज है उनके द्वारा फुलफिल किया जा सकता है। इन चीज़ों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है नागोमो काराबाख के बारे में। ये एक रीजन है, वॉज ए डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो ये रीजन जो है डिस्प्यूटेड रीजन है दो कंट्रीज के बीच में जिनका नाम है आर्मेनिया एंड अजरबैजान। इन दो कंट्रीज के बीच में इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर के डिस्प्यूट रहता है। रिसेंटली बोथ द कंट्रीज साइंड ए पीस डील टू रिजॉल्व द इशू। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है इटली इज इंडियाज 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द यूरोपियन यूनियन। तो इटली जो है वो इंडिया का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन द यूरोपियन रीजन, सॉरी इन द यूरोपियन यूनियन। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली नवंबर 2020 इंडिया इटली हेल्ड बायलैटरल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? तो इटली के प्राइम मिनिस्टर है GSP कॉन्टे जी। और अभी इन दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और इटली के बीच में एक बायलैटरल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें इटली को GSP कॉन्टे जी ने रिप्रेजेंट किया था और इंडिया को PM मोदी जी ने रिप्रेजेंट किया था। इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो ये बायलैटरल कॉन्फ्रेंस है वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें बेसिक फोकस जो था वो था यूरोप अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ग्लोबल रीबैलेंसिंग इन पोस्ट कोविड-19 सिनेरियोज। इसमें बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ था। बेसिकली यहाँ पे डिफेंस कॉर्पोरेशन जो है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की बात चली थी। यहाँ पर टेररिज्म पर डिस्कस किया गया था। यहाँ पे कोविड-19 इश्यूज़ को डिस्कस किया गया था और पोस्ट कोविड क्या इकोनॉमिक सिचुएशंस रहेंगे, कैसे इसे ओवरकम किया जाए, वो इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया था। यहाँ डाइवर्ज रेंज ऑफ एरियाज़ के लिए एग्रीमेंट साइन हुए थे जिसमें मेजर इंपॉर्टेंट था एनर्जी, ट्रेड, फिल्म मेकिंग, शिप बिल्डिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे नेक्स्ट 4 ईयर का एक्शन प्लान डिसाइड किया गया था। इसमें जो एक्शन प्लान थे वो बहुत सारे एरियाज़ पे डिस्कशन हुई थी। बहुत सारे एरियाज़ के लिए प्लान बनाए गए थे जिसमें कुछ मेजर्स हैं क्लाइमेट चेंज, रीजनल कनेक्टिविटी, काउंटर टेरर मैकेनिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वायरमेंट एंड फूड प्रोसेसिंग। इनके लिए बहुत सारे एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए गए थे, बहुत सारे एक्शन प्लान्स जो है डिसाइड किए गए थे। साथ ही साथ इटली जो है वो इंडिया का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर आप 2019 तक देखेंगे तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो ऑलमोस्ट 9.52 बिलियन यूरोस का जो ट्रेड होता है वो होता है। इंडिया के लिए इटली का क्या इंपॉर्टेंस है, मोदी जी ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा यहाँ इस समिट में हाईलाइट किया था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है VGIR समिट, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल समिट, जिसको डिजिटल इन्वेस्टर इंटरनेशनल इन्वेस्टर स्पेरिकल डेस्क के नाम से भी जाना जाता है। यह भी रिसेंटली 5 नवंबर 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें PM मोदी जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिप्रेजेंटिंग की रीजन्स इंक्लूडिंग द US, यूरोप, कनाडा, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट पार्टिसिपेटेड इन द VGIR 2020। अगर आप इस समिट की बात करेंगे तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नेशन वाइड फंडिंग एंड इंटरनेशनल फंड्स के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इट वॉज ए डायलॉग बिटवीन ए बिग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड इंडियन इंटरप्राइजेस चीफ एंड द लार्जेस्ट डिसीजन मेकिंग एंड मॉनेटरी मार्केट रेगुलेटरी फ्रॉम इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा इसको इस डायलॉग में पार्टिसिपेट किया गया था। यूनियन मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस अनुराग कुमार ठाकुर जी और RBI के गवर्नर और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस के हेड वगैरह उन्होंने इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे
इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया की तरफ अट्रैक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही थी इस वर्चुअल समिट में। इसमें बहुत ज़्यादा बोला जा रहा था कि इंडिया का जो विज़न है $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनने का, उस चीज़ को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स, इस चीज़ को बनने के लिए इंडिया जो इतनी बड़ी इकोनॉमी बनेगी उसके लिए क्या क्या रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं इंडिया में, यहाँ के सेक्टर्स में क्या रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंडियन मार्केट में हो, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था। और इसमें बहुत सारे डिस्कशंस हुए थे, इकोनॉमी को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुए थे। इसमें इन चीज़ों को भी बताया गया था कि कैसे जो यहाँ का इन्वायरमेंट है, इंडियन इकोनॉमीज इंडियन कंपनीज का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का सोशल और गवर्नेंस जो है उसको कैसे इन्वेस्टर्स के फेवर में किया गया है, इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया गया था। और मेजर बहुत सारे डिस्कशंस थे इस VGIR समिट्स में। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु चेयर द मीटिंग ऑफ इंडिया CEO फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 5 नवंबर 2020। तो इंडिया की तरफ से जो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने इस वर्चुअल समिट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। यहाँ के अगर आप हाइलाइट्स की बात करेंगे इस समिट का, तो वो ये था दैट क्लाइमेट चेंजेस इज एन इम्पॉर्टेंट इशू विच नीड द अटेंशन ऑफ वर्ल्ड लीडर्स। यहाँ पे बहुत सारी बातों पर डिस्कशन हुआ था जिसमें मैं आपको कुछ हाइलाइट्स बता देती हूँ। इंडिया का क्या प्लान है ऑन क्लाइमेट चेंज, इस चीज़ को जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं उन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। उनके द्वारा कहा जा रहा था कि इंडिया जो है वो बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं फॉर कटिंग कार्बन इमिशन बाय फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर। और इंडिया का जो टारगेट है 450 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2020, ये भी वहाँ पर अंडरलाइन किया गया था, इस टारगेट को उनके द्वारा बताया गया था। ही हाईलाइटेड इंडियाज पर कैपिटा कार्बन इमिशन इज वेरी लो एंड दैट्स द कंट्री हैज़ कंट्रीब्यूटेड वेरी लेस इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड नेशंस। जो पेरिस एग्रीमेंट है फॉर रिड्यूसिंग द कार्बन इमिशन, इस टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इस चीज़ को उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया था कि India will be reducing its emission intensity by 35% and will have 100 gigawatt solar power and 175 gigawatt renewable energy by 2020। ये सारी चीज़ें प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा इस CEO फोरम जो था, इंडिया CEO फोरम क्लाइमेट चेंज, इसमें जो है वो इन चीज़ों को हाईलाइट किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड मिशन सागर 2। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सागर? इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। ये जो इससे पहले सागर 1 भी लॉन्च किया गया था। सागर 1 जो है वो बेसिकली अगर आप देखेंगे, मिशन सागर जो है वो कोविड के टाइम पे लॉन्च किया गया था। और इसके दौरान क्या था कि जो जैसे आप देखेंगे सूडान है, देखिए सागर 1 जो था जिसको हम सागर के नाम से जानते हैं, वहाँ पे जो मेजर हाईलाइट्स थे, वो जो मिशन सागर था वो इंडियन नेवल शिप केशरी हैज़ डिपार्टेड फॉर मालदीव्स, मॉरिशस, सेचल्स, माइट सागर एंड कोमोरोस टू प्रोवाइड फूड आइटम्स के लिए सागर को लॉन्च किया गया था। और ये सागर 2 जो है वो इंडिया हेल्प कर रहा है सूडान को, वहाँ पे जो नेचुरल कैलेमिटीज़ आई है, कोविड-19 का पेंडेमिक जो आया है, उससे उभरने के लिए सूडान को क्या हेल्प कर रहा है, इसके लिए सागर 2 को लॉन्च किया गया था। तो अब कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सागर 1 जो है वो बेसिकली मालदीव्स, मॉरिशस, सेचल्स, मध्य सागर एंड कोमोरोस के लिए लॉन्च किया गया था। और वहीं अगर आप सागर 2 की बात करेंगे तो सूडान को हेल्प करने के लिए लॉन्च किया गया था। यहाँ पे इंडियन नेवल शिप जो है एरावत इज कैरिंग ए कंसाइनमेंट ऑफ 100 टन ऑफ food aid for the peoples of Sudan. Apart from Sudan, the countries of South Sudan, Eritrea, Djibouti will also provide assistance. Sagar 2 is lined up with PM Modi's vision of security and growth for all in the region. सागर 2 का यही फुल फॉर्म है। और सागर 2 जो है वो सूडान के लिए बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे कैसे फूड आइटम्स वगैरह पहुँचाए थे, इसलिए लॉन्च किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, who has recently been conferred honorary rank of General of Nepal Army। तो जनरल नारवेने जो है MM नारवाने, उनको वो अभी रिसेंटली नेपाल के विजिट पे गए थे 4 से 6 नवंबर 2020 में, जहाँ पे उनको ये जो ऑनरी रैंक है जनरल के द्वारा वहाँ पे दिया गया था। हालांकि अगर आप देखेंगे ये ऑनरी रैंक जो है वो नेपाली प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जी के द्वारा एक सेरेमनी हुआ था वहाँ के प्रेसिडेंट ऑफिशियल रेसिडेंस में काठमांडू में, तब उनको जो जनरल नारवानी जी हैं उनको इस ऑनरी रैंक ऑफ जनरल से नवाजा गया था। ये पहले इंडियन नहीं है जिनको, पहले इंडियन ऐसे रैंक के नहीं है, पहले इंडियन ऑफिसर्स नहीं है जिनको इस रैंक से नवाजा गया है। इससे पहले भी बहुत सारे आर्मी चीफ थे जिनको इस रैंक से नवाजा गया है। इससे पहले 7 डिकेड से अगर आप देखेंगे तो इंडिया के जो आर्मी चीफ्स हैं उनको इस ऑनरी टाइटल से हर एक साल नवाजा जाता है।
और अगर आप पहले बार देखेंगे तो के एम करियप्पा जो है कमांडर इन चीफ थे, उनको उनको पहली बार जो है 1950 में फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ थे जिनको ये जो ऑनरी रैंक है इससे नवाजा गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज है एक्साइज बुल स्ट्राइक। ट्राई सर्विस मिलिट्री ड्रिल वाज कंडक्टेड रिसेंटली एट टेरेसा आइलैंड वेयर इट इज लोकेटेड। ये जो आइलैंड है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। यहाँ पे रिसेंटली ये बुल स्ट्राइक हुआ था। ये बुल स्ट्राइक जो अगर आप देखेंगे ये एक एक्सरसाइज का नाम है जो कि आर्मी नेवी और आईएफ इंडियन एयरफोर्स इन तीनों के बीच में ये एक्सरसाइज किया जाता है जिसको बुल स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज है वेयर इज सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड। ये जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। इसके बाद का हमारा न्यूज है इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 from Satish Dhawan Space Center on 7th November 2020 using which launch vehicle। तो PSLV C-49 से इस EOS-01 को लॉन्च किया गया था। दिस वॉज 51st मिशन ऑफ PSLV। अगर मैं आपको EOS-01 के बारे में देखूंगी तो ये सक्सेसफुली सेपरेट हो गया था 4th स्टेज ऑफ PSLV C-49 से। इंजेक्टेड इनटू द ऑर्बिट November 7th 2020 को ये ऑर्बिट में इंजेक्ट कर दिया गया था। चलिए अगर मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 का, तो इसरो का फर्स्ट लॉन्च जो था ये लॉन्च मार्क था इसरोज फर्स्ट लॉन्च सिंस द कोविड-19 लॉकडाउन केम इनटू द फोर्स इन मार्च 2020। ये वहाँ से लॉन्च किया गया था। और इसका अगर आप देखेंगे इसको मतलब की डिटेल्स देखेंगे इसको लॉन्च करने का, तो देखिए एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है दैट विल सपोर्ट एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। द 9 customers satellite were launched along with ISRO's primary satellite under a commercial agreement with New Space India Limited। Among the 9 customer satellite, 1 belonged to Lithuania, 4 to Luxembourg, and 4 to the United States of America. This was 51st mission of ISRO's Polar Satellite Launch Vehicle। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 विल प्रोवाइड सर्विसेज टू। तो ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया गया है बेसिकली टू सपोर्ट एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इन सारे जो एप्लीकेशंस जो हैं इनको सपोर्ट करता है ये ES-01 जो है इन चीज़ों को सपोर्ट करता है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है नॉर्डिक कंट्रीज आर ए ग्रुप ऑफ 5 नेशंस दे आर। तो नॉर्डिक कंट्रीज जो है वो कौन कौन से हैं, तो डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है एंड आइसलैंड है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है बाल्टिक कंट्रीज आर ए ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज दे आर इस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया। ये 3 कंट्रीज जो है वो बाल्टिक कंट्रीज हैं। अभी रिसेंटली इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड वर्चुअली बाय। तो ये जो कॉन्क्लेव है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसमें जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया था S जयशंकर जी जो है उन्होंने इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। और हाँ इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है एन इनोवेशन ड्राइवन पार्टनरशिप फॉर ग्रोथ इन अ न्यू वर्ल्ड इसका थीम था। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका थीम। यहाँ पे इस कॉन्क्लेव में 11 सेक्टर्स ऐसे थे जहाँ पे ये जो नॉर्डिक और बैलेटिक रीजन्स हैं इन विच द नॉर्डिक एंड बैलेटिक रीजन्स हैज एक्सपर्टाइज्ड एंड इंडिया ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विथ पोटेंशियल इंडियन पार्टनर्स एंड डिस्कस बिजनेस पार्टनरशिप फीचर्स इन B2B बिजनेस टू बिजनेस सेक्शंस में यहाँ पे डिस्कशन हुआ था। इट वॉज स्पॉन्सर्ड बाय डेनमार्क शिपिंग कंपनी MAERSK। इसके द्वारा ये जो कॉन्क्लेव है इसको स्पॉन्सर किया गया था। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है रिसेंटली 4 से 6 नवंबर 2020 को फर्स्ट वर्चुअल इंडिया अफ्रीका समिट वाज हेल्ड। हु एड्रेस द मीटिंग। तो इंडिया की तरफ से पीयूष गोयल जी जो है उन्होंने इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था इस मीटिंग में। यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर है, उन्होंने इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। इंडियाज टारगेट इज टू इनहेंस टाइज टू 100+100 मैट्रिक्स बाय 2025 दैट इज टारगेट ऑफ $100 बिलियन बायलैटरल ट्रेड एंड $100 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका। यहाँ पे इस समिट में इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है 4th इंडिया फिलीपींस जॉइंट कमीशन ऑन बायलैटरल कॉर्पोरेशन वाज हेल्ड रिसेंटली ऑन 6th नवंबर 2020 इंडिया
urged student of Philippines to take advantage of ITEC और EITEC। यहाँ पे ITEC जो है वो स्टैंड्स फॉर इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यहाँ पे ITC का फुल फॉर्म है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, हु इज़ द PM ऑफ लग्जमबर्ग। तो वहाँ के PM है जेबियर बेटल। PM मोदी रिसेंटली 19 नवंबर 2020 को टू पार्ट इन फर्स्ट वर्चुअल समिट विथ PM ऑफ लग्जमबर्ग इन लास्ट 20 ईयर। अगर आप इस मीटिंग की बात देखेंगे तो यहाँ पे PM मोदी जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे दैट इसरो रिसेंटली लॉन्च लग्जमबर्ग 4 सैटेलाइट एंड ही ऑल्सो वेलकम्ड लग्जमबर्ग्स डिसीजन टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर एलियंस, ए ग्लोबल इनिशिएटिव लीड बाय इंडिया। इस चीज़ के लिए मोदी जी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे। इन्होंने ये भी कहा था कि एक्सटेंड लग्जमबर्ग फुल सपोर्ट टू इंडिया एंड वेलकम्स इंडियाज इलेक्शन टू UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द टर्म ऑफ 2021 टू 2021। इन दोनों ने यहाँ पे बहुत सारी बातें की थी और टॉक्स आर रिपोर्टेड टू हैव कवर्ड द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ बायलैटरल रिलेशंस इंक्लूडिंग स्ट्रेंथिंग ऑफ इंडिया एंड लग्जमबर्ग्स कॉर्पोरेशन इन द पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड नेपाल हैज साइंड थर्ड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एट नेपालगंज नेपाल, विच बॉर्डर ऑफ इंडिया विल बी देयर। तो देखिए नेपाल की तरफ से नेपालगंज का एरिया रहेगा, वहीं आप इंडिया की तरफ से देखेंगे तो रुपे दीहा उत्तर प्रदेश में एक एरिया है जो कि इस चेक पोस्ट में इंडिया की तरफ से बॉर्डर रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ था। यहाँ पे जो ये जो थर्ड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, विच विल ब्रिंग कस्टम एंड इमाइग्रेशन फैसिलिटीज अंडर वन रूफ टू स्मूथन क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ कार्गो ट्रक्स। ये जो पोर्शन है इंडिया की तरफ से वो रुपैदही उत्तर प्रदेश का रहेगा। अगर आप देखेंगे पोर्शन ऑफ ICP जो ऑन नेपाल साइड, तो ये बिल्ड किया जाएगा राजदीप बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, एक पुणे बेस्ड कंपनी है, उसके द्वारा इसको बनाया जाएगा। वहीं अगर आप पोर्शन ऑफ इंडियन साइड का देखेंगे तो इसको बनाया जाएगा लैंड स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, इस जो इंडिया का पार्ट है उसको बनाया जाएगा। इंडिया हैज़ बिल्ट ICP ऑन द बॉर्डर विथ नेबर सच एज बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के साथ भी ऐसे बॉर्डर्स इंडिया के हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल गवर्नर्स मीटिंग वाज हेल्ड वर्चुअली ऑन। ये मीटिंग जो है वो 9 नवंबर 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी, उसने इस वर्चुअली जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था। और अगर आपको मैं बता दूं तो ये फर्स्ट ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल गवर्नर्स की मीटिंग है। ब्रिक्स की जो मेंबर कंट्रीज़ है वो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। यहाँ पे जो है बहुत सारे एजेंडाज को डिस्कस किया गया था, जिसमें मेजर डिस्कशन अगर आप देखेंगे तो टू डिस्कस द आउटकम ऑफ G20 सऊदी प्रेसिडेंसी इन 2020, द डिजिटल प्लेटफॉर्म टू इंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसमें कुछ मेजर हाईलाइट्स थे, वो भी मैं आपको बता दूँ। इसमें जो G20 का एक्शन प्लान था इन रिस्पॉन्स टू कोविड-19, इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था। दूसरा ये भी कहा गया था कि जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज़ है वो अपने आप जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो NDP होता है उसका मेंबर बन जाएगा। इंडिया ने जो है वो सपोर्ट किया था द एक्सपेंशन ऑफ मेंबर ऑफ द NDP। इंडिया आल्सो लेड एम्फेसिस ऑन ए कॉन्सेंस सॉल्यूशन दैट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग फेयरनेस, क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी ऑफ टैक्स सिस्टम। इस चीज़ को इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया, की तरफ से हाईलाइट किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, P-81 रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज है। ये एक मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है बिल्ड बाय बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी। P-81 हैज़ बीन यूज्ड एट डोकलाम ड्यूरिंग इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, 12th काउंटर टेररिज्म डायलॉग वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड। तो ये जो काउंटर टेररिज्म डायलॉग है वो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है, सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो वाज हेल्ड रिसेंटली इन। ये जो वर्ल्ड सेकेंड हेल्थ एक्सपो है वो वुहान चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है, विच वर्ड हैज़ बीन नेम्ड एज वर्ड ऑफ द ईयर बाय कॉलिन्स डिक्शनरी। तो लॉकडाउन जो है वो वर्ड ऑफ द ईयर है, वर्ड ऑफ द ईयर 2020 था। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है, इंडियाज फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो अरुणाचल प्रदेश में जो ये मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है वो सोलर बेस्ड फर्स्ट मल्टी बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया था।
चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, व्हाट इज द नेम ऑफ 2 डे जॉइंट कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज दैट वाज रिसेंटली हेल्ड एट पारादीप कोस्ट उड़ीसा। तो ये जो एक्सरसाइज है जिसका नाम है सागर कवच, ये एक जॉइंट एफर्ट था ऑफ द स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। इन दोनों जो स्टेट है उनके गवर्नमेंट के द्वारा ये जो सागर कवच है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये जो 26/11 जो अटैक हुआ था उसके बाद हर एक साल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है वो किसी भी कोने में फिर से ना हो सके, इस चीज़ के लिए एफर्ट्स जो है वो लगाया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैड साइंड एमओयू विथ विच पीएसयू टू सेट अप सोलर पावर प्लांट एंड एयरपोर्ट्स। तो एनटीपीसी के साथ ये एमओयू साइन किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टू सेट अप सोलर पावर प्लांट एट एयरपोर्ट। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैच्यू ऑफ पीस से रिलेटेड है। स्टैच्यू ऑफ पीस हैज़ रिसेंटली बीन अनवील्ड बाय पीएम एट। तो जेठपुरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जेठपुरा है पाली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे इसको अभी रिसेंटली पीएम मोदी के द्वारा इस मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। अगर आप स्टैच्यू ऑफ पीस की बात देखेंगे तो ये जो स्टैच्यू ऑफ पीस है वो श्री विजय वल्लभ सूर जी हैं, एक जैन मॉन्क थे, उनकी ये मूर्ति है। यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ पीस के नाम से इसको जाना जाएगा और ये जेठपुरा पालिस डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। अगर आप इसकी देखेंगे तो ये श्री विजय वल्लभ जी सूरवीर जी की जो 151वीं जयंती थी, 151वीं जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में इसको पीएम मोदी जी के द्वारा अनवेल्ड किया गया था। 151 इंच लॉन्ग की ये जो स्टैचू है वो है और ये राजस्थान में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद जो अगर आप सबसे लंबी मूर्ति देखेंगे तो ये यही आएगा, स्टैचू ऑफ पीस ही आएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, वेयर इज फर्स्ट मॉस गार्डन ऑफ उत्तराखंड लोकेटेड। तो ये पहला मॉस गार्डन जो है उत्तराखंड का वो नियर खुरपतल है, नैनीताल के पास में, वहाँ पे इसको मॉस गार्डन को बनाया गया है। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है, नेम द 4 इंडियन सिटीज विच हैज़ बीन नेम्ड इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल लिस्ट एज ए पार्ट ऑफ G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज एलियंस। तो इस लिस्ट में इंडिया के 4 सिटीज़ का नाम इंक्लूड किया गया था, जिसमें नाम है इनके बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर एंड हैदराबाद। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है, नेम द सिटी दैट हैज़ बीन जॉइंटली एडजर्न्ड कॉस्टिएस्ट सिटी ऑफ 2020 वर्ल्ड वाइड बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो पेरिस, ज्यूरिच एंड हांगकांग, ये 3 सिटीज़ जो है वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटीज़ में आता है। ये जो एक लिस्ट था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा वो लॉन्च किया गया था, जिसमें ये 3 सिटीज़ जो है पेरिस, ज्यूरिच एंड हांगकांग, ये वर्ल्ड की कॉस्टिएस्ट सिटीज़ हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, अल्लाह बाई रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ ए लोकल डॉग ब्रीड ऑफ विच कंट्री। तो ये तुर्कमेनिस्तान का एक डॉग ब्रीड है जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे न्यूज़ में था। चलिए हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पीएम कुसुम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। पहले मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये जो स्कीम है बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि बाय 2022 जो फार्मर्स का इनकम है उसको डबल किया जा सके, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। देखिए अभी तक आपने देखा होगा कि किसान जो खेती करते हैं उसके लिए जो वो सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा वो बारिश पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है कि बारिश पर डिपेंड होकर आप फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी रेट पर प्रोवाइड करती है ताकि वो जो पंप वगैरह लगा करके वो अपने खेतों की सिंचाई कर सके। तो गवर्नमेंट का जो सब्सिडी का बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर आता है, गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव निकाला है कि देखिए किसान का जैसे प्लॉट है, एक बहुत बड़ा सा प्लॉट है, उसमें एक कोने में आप एक सोलर पावर को इंस्टॉल कर लीजिए, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उससे आप अपना पंप चला करके खेती भी कर लीजिए, और जो ऊर्जा उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगा उसको आप क्या कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स वगैरह है या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाले जो होते हैं उनको आप बेच सकते हैं। तो गवर्नमेंट का इसके तहत फार्मर्स को क्या फ़ायदा होगा, पहला तो उनका जो ये जो खर्चा है पूरा इलेक्ट्रिसिटी पहले वो लेते थे गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज रेट पे, फिर वो पंप वगैरह से सिंचाई कर पाते थे। अब क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करेंगे, उसी इलेक्ट्रिसिटी से वो सिंचाई कर पाएंगे। दूसरा, जो इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगा उसको वो बेच भी सकते थे, इससे उनको इनकम भी हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का ये टारगेट है इस तरीके का स्कीम से कि फार्मर्स का इनकम जो है बाय 2022 उनका जो इनकम है उसको डबल किया जा सके। इट इज़ ए स्कीम फॉर फार्मर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर pump and grid connected solar and other renewable power plant in India. Government has revised target of PM Kusum which is 30.8 gigawatt by 2022, for which a financial support of Rs 34
1035 has been approved. This scheme got its administrative approval in March 2019. और इस बार का अगर आप बजट देखेंगे, लास्ट ईयर का जो 2020 का जो बजट आया था, उसमें गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे पैसे भी खर्च करे हैं और कहा गया है कि हर एक साल का जो बजट आएगा उसमें पीएम कुसुम के लिए भी जो फंड है वो एलोकेट किया जाएगा, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको सब्सिडाइज रेट पर या फिर ये कहें कि बहुत सस्ते दामों पे जो सोलर ग्रिड्स वगैरह होते हैं वो उनको प्रोवाइड किया जा सके। इससे रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है इंडिया का वो तो पूरा हो ही जाएगा, साथ ही साथ जो किसान रहेंगे उनको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक और इसका बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ कि देखिए अभी तक क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी फार्मर्स को फ्री में मिल जाता था, तो वो बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करने लग जाते थे और जैसे ग्राउंड वाटर जो है वो भी काफ़ी नीचे चला गया था। बहुत सारे स्टेट्स में अगर आप देखेंगे गर्मियों के टाइम पे तो ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो ये स्कीम के आने से एक और फ़ायदा रहेगा कि किसान ये चाहेंगे कि उतना ही पानी यूज़ करे जितना की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिसिटी से होगा, वो पंप काम करेगा, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी बच जाए वो उसको बेच सके। तो ग्राउंड वाटर को भी इससे डायरेक्टली जो है वो प्रॉफिट होगा ही होगा। मतलब इससे जो ग्राउंड वाटर का जो आप बोलेंगे लेवल जो हमेशा नीचे चला जाता है वो भी एक स्टेबिलिटी पे आ सकता है। तो गवर्नमेंट का इस स्कीम को लॉन्च करने के पीछे ये दो बेसिक आइडियाज थे। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है QRSAM often seen in news is क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये जो है वो डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा इन एसोसिएशन विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड फॉर इंडियन आर्मी। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है UESTC सैटेलाइट के बारे में, जिसको स्टार इरा 12 भी कहा जाता है। इट इज़ वर्ल्ड फर्स्ट 6G सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय चाइना इन नवंबर 2020। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है स्पेस एक्स हैज़ लॉन्च्ड 4 एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस। उनके नाम क्या क्या हैं तो देखिए, पहला नाम जो है वो आपको माइकल हॉपिंग्स का है। इसके बाद जो दूसरा नाम अगर आप देखेंगे तो सैनन वॉकर का है। थर्ड नाम विक्टर ग्लोवर का है और फोर्थ नाम अगर आप देखेंगे तो सोइची नोगुंची का है। इसमें जो विक्टर ग्लोवर है हैज़ बिकम फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट ऑन ए लॉन्ग टर्म स्पेस स्टेशन। अगर आप सोइची नोगुची की बात करेंगे तो शी हैज़ बिकम फर्स्ट पर्सन इन 40 ईयर टू लॉन्च PN3 टाइप ऑफ स्पेस क्राफ्ट। तो ये दो इसके साथ बहुत दो मेजर एक्सेप्शनल थे जो अभी तक कभी नहीं हुआ था। पहली बार ये जो 4 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जा रहा है उसमें 2 लोग ऐसे हैं, एक तो पहला ये जो विक्टर ग्लोबर है वो पहले ब्लैक एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनको इतने लॉन्ग टर्म के स्टेशंस पे भेजा जा रहा है। अगर आप दूसरा नाम देखेंगे सोइची नोगुची का तो ये पहले पर्सन है इन 40 ईयर टू लॉन्च PN3 टाइप ऑफ स्पेस क्राफ्ट्स। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है अर्जुन प्रजापति के बारे में। ये एक रिन्यूड स्कल्पचर है प्रॉपरली नोन एज महारथी ऑफ क्लोनिंग। अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो इसको मूर्तिकार कहा जाता है। बहुत नामी गामी ये मूर्तिकार है। इन्होंने बहुत सारे जो हस्तियां हैं उनकी मूर्तियां बनाई थी और ये बहुत ज़्यादा इनका जो इस मूर्ति के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नाम है। इनको 2010 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। इनको नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं 2004 में। बिल क्लिंटन हैज़ कॉल्ड हिम मैजिशियन ऑफ स्कल्पचर। अभी रिसेंटली इनका देहांत हो गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है जेरी रॉलिंग के बारे में। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ घाना थे, इनका रिसेंटली देहांत हुआ था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आता है मसातोशी कोशिबा के बारे में। जापानीज नोबेल लिटरेट्स ऑफ फिजिक्स से अभी रिसेंटली इनका देहांत हो गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है मृदुला सिन्हा जी के बारे में। ये फॉर्मर गोवा की गवर्नर रह चुकी हैं जिनका अभी रिसेंटली देहांत हुआ था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक योर बेस्ट डे इज़ टुडे। अनुपम खेर जी के द्वारा, ये बॉलीवुड के बहुत नामी गामी हस्तियों में आते हैं, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू बी अ राइटर। रस्किन बोल्ट के द्वारा लिखी गई थी और इस बार का बुकर प्राइज जो है वो भी इन्हीं को दिया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ए प्रॉमिस्ड लैंड। तो ये बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे US के, उनके द्वारा ये लिखा गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन। ये जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको याद होगा कि आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया गया था मई के महीने में निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। तो ये जो आत्मनिर्भर रोजगार योजना है ये आत्मनिर्भर 3.0 अनलॉक के तहत इसको लॉन्च किया गया था। अगर मैं आपको इस स्कीम के बारे में बहुत थोड़ी सी बातें बता देती हूँ। देखिए इस स्कीम के तहत क्या था कि जिन लोगों का 30 अक्टूबर
अक्टूबर के बाद, या फिर आप ये कहें कि जिन लोगों का 30 जो अक्टूबर है उसके, सॉरी 30 सितंबर से 2020 से लेकर के जो फर्स्ट वीक ऑफ जून 2021 तक जिन लोगों का इस बीच के ड्यूरेशन में जो लॉकडाउन की वजह से अगर जिन लोगों की नौकरी चली गई है, उनको गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो कुछ सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा। और जिनका वेतन जो है वो 15,000 रुपये से पर मंथ कम था, उनको सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, इसके तहत 2 लाभार्थी थे। इसके तहत जो प्रॉफिट जो है, जो जिनकी जॉब गई, जिनको न्यू एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जो ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे ना, उनको भी इस स्कीम के तहत प्रॉफिट मिलने वाला था। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तहत बता देती हूँ कि मान लीजिए किसी एक पर्सन का लॉकडाउन की वजह से जॉब चला गया, ठीक है, वो उसके पास ईपीएफओ में मान लीजिए कहीं पे वो इनरोल्ड है, उसके पास अकाउंट वगैरह है, ठीक। उस पर्सन को अगर कहीं दूसरी जगह पे जाकर के नौकरी मिलती है, कोई दूसरा पर्सन अपना बिजनेस सेटअप कर रहा है या उसका पहले से बिजनेस वगैरह था, जिसके पास 1000 से ज़्यादा जो है लोग काम कर रहे हैं, जिसके अंदर काम कर रहे हैं, जिस भी फैक्ट्री, जिस भी कंपनी, जो भी कह ले, उनमें अगर काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जिनको नई नौकरी मिली और जिन्होंने नौकरी प्रोवाइड किया, दोनों लोगों को 12% की जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट की तरफ प्रोवाइड की जाएगी नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, जो जिन लोगों की जॉब चली गई या फिर जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से ये इकोनॉमिक हेल्प दिया जाएगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, लक्ष्मी विलास बैंक हैज़ बीन एमलगेटेड विथ विच बैंक। तो डीबीएस इंडिया बैंक लिमिटेड के साथ जो लक्ष्मी विलास बैंक है, इसको मर्ज किया गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय पब्लिक अफेयर सेंटर। अगर मैं पब्लिक अफेयर सेंटर के बारे में बताऊं तो इट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट रिसर्च थिंक टैंक, जिसका हेडक्वार्टर अगर आप देखेंगे तो बेंगलुरु कर्नाटका में है। ये एक एनुअल रिपोर्ट है, हर एक साल पब्लिश किया जाता है। ये जो रिपोर्ट है उसमें रैंक्ड ऑन गवर्नेंस परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन ए कंपोजिट इंडेक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइंड बाय द 3 पिलर्स ऑफ इक्विटी, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। इसके बेसिस में जो स्टेट्स हैं उनको रैंकिंग दी जाती है। अगर आपको मैं पब्लिक अफेयर सेंटर के बारे में बताऊं तो इज हेडेड बाय फॉर्मर इसरो चीफ के कस्तूरी रंजन। चलिए, इसमें जो स्टेट्स हैं उनको लार्ज स्टेट की कैटेगरी में रखा गया है, बॉटम स्टेट्स की कैटेगरी में रखा गया है, एंड यूटीज़ को भी रखा गया है इसमें। तो मैं आपको इस इंडेक्स में कुछ चीज़ें बता देती हूँ। अगर आप लार्ज स्टेट की कैटेगरी में देखेंगे तो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, ये 4 के टॉप स्टेट्स थे। वहीं अगर आप बॉटम में, लार्ज स्टेट में अगर आप बॉटम रैंक पे देखेंगे तो यूपी, उड़ीसा और बिहार, ये 3 स्टेट जो थे वो बॉटम पे थे। चलिए, इसके बाद है हमारा, अगर आप स्मॉल स्टेट की कैटेगरीज में देख लीजिए तो गोवा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश जो है ये टॉप में थे। वहीं अगर आप वरिष्ठ देखेंगे स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में तो मणिपुर, दिल्ली एंड उत्तराखंड, ये जो थे वो वरिष्ठ थे। अगर आप यूटी में देखेंगे तो चंडीगढ़, पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप, ये 3 यूटीज़ जो है वो टॉप 3 की यूटीज़ थे। अगर आप वरिष्ठ देखेंगे तो दादरा नगर हवेली था, अंडमान निकोबार था एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 जो था वो वरिष्ठ में आता था। यहाँ पर रैंकिंग दी गई थी, तो इनकी जो रैंकिंग थी उसके बेसिस पे इनको ये देखेंगे कि मतलब इनको जो रैंकिंग दी गई थी उसके बेसिस पे यहाँ पे इनका देखिए इनका रैंकिंग जो, एक और चीज़ बता देती हूँ, इनका रैंकिंग जो है वो आपको 0 to 1 के बीच में वैरी कर रहा था, ठीक है। तो आप देखेंगे कहीं पे इनको -1 में रैंकिंग दी गई है। तो जो प्लस वाली रैंकिंग है वो जो टॉप स्टेट्स हैं उनको दी गई है। मान लीजिए अगर जैसे केरला है, उनको 1.38 दिया गया था, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में उनको पॉइंट दिया गया था क्योंकि वो टॉप के स्टेट से। वहीं अगर आप यूपी वरिष्ठ देखेंगे तो उनको माइनस में रैंकिंग दी गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी रैंकिंग कैसे वैरी कर रही थी। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 15th फाइनेंस रिपोर्ट हैज़ बीन सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर 2021 to 2022 to 2025 to 2026। When was it submitted? पहले मैं आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ जिसके द्वारा ये फाइनेंस रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया गया था। देखिए, फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है डेट डिटरमाइन द मेथड एंड फार्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अभी रिसेंटली जो है वो 15th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट सबमिट किया गया है। 15th फाइनेंस कमीशन जो है जो 2017 में गठित किया गया था, जिसके हेड अगर आप देखेंगे तो NK सिन्हा जी हैं। अभी रिसेंटली इसका जो रिपोर्ट है वो 9 नवंबर 2020 को
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपा गया था, जिसमें अगर मैं आपको सबसे मेजर हाईलाइट चीज़ बताऊं तो वो ये था कि इसके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि जो टैक्स में जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है, अगर आप अभी तक देखेंगे 14th फाइनेंस कमीशन का अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो स्टेट का शेयर जो है वो 42% था, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन ने इस चीज़ को रिकमेंड किया है कि ये जो शेयर है स्टेट का, आप उसको 1% डिक्लाइन कीजिए, उसको 1% आप कम कीजिए। मतलब इनके द्वारा ये चीज़ कही गई है कि स्टेट का जो ये जो टैक्स में जो उनका जो डिवीज़न है स्टेट और सेंटर का, तो स्टेट को ओनली 41% देना चाहिए। ये इसका एक मेजर रिकमेंडेशन था। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि आप ये रिपोर्ट बहुत डिटेल में पढ़ लीजिए, यह मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। अगर आप मुझसे अगर ये रिपोर्ट पढ़ना चाहते तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बहुत लीन एंड थिन लैंग्वेज में मैं आपको फाइनेंस रिपोर्ट समझा दूंगी। लेकिन एक रिकमेंडेशन है, आप ज़रूर पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है AIM साइरस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0। देखिए अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो ये जो अटल इनोवेशन मिशन है, और एक साइरस करके एक जो है वो रशिया की एक इंस्टीट्यूशन है, उन दोनों के बीच में एक 14 डे लॉन्ग वर्चुअल प्रोग्राम हुआ था इंडिया और रशिया के स्कूल चिल्ड्रंस के बीच में। फर्स्ट इंडो रशियन बायलैटरल यूथ इनोवेशन इनिशिएटिव द AIM साइरस प्रोग्राम सीक्स टू डेवलप टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन फॉर बोथ द कंट्रीज। ये 2 हफ्ते तक चला था, 7 से 21 नवंबर 2020 तक हुआ था, जहाँ पे 48 स्टूडेंट्स, 16 एजुकेटर्स एंड मेंटर्स हैव क्रिएटेड 8 वर्चुअल प्रोडक्ट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन एड्रेसिंग ग्लोबल challenges across a range of areas such as culture, distance, education, applied cognitive science, हेल्थ एंड वेलबींग, स्पोर्ट्स, फिटनेस, गेम ट्रेनिंग, इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह जो है वो डेवलप किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है गीता रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज है। इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो वो है ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एलियंस विच एम एट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायलैटरल इंडस्ट्रियल R&D प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन विद सम ऑफ द एडवांस्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर TIARA, अगर आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो है ट्रस्ट, आइडेंटिटी, अट्रैक्टिव, रिस्पेक्ट एंड अपील रेटिंग। रिपोर्ट अभी रिसेंटली रिलीज किया गया था, रिलीज्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स। अगर आप इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स देखेंगे तो यहाँ पे इंडिया की जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी फिल्म इंडस्ट्रीज वगैरह के सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको 64 एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे उनको रैंकिंग दी गई थी। अगर आप इसमें इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल देखेंगे तो दीपिका पादुकोण है, उनका स्कोर था 59.9। दीपिका पादुकोण जो है वो ऐश्वर्या राय बच्चन से भी आगे चली गई है इसमें। अगर आप दिव्यांका त्रिपाठी दहिया के बारे में देखेंगे तो टेलीविजन इंडस्ट्री की वो टॉप स्टार्स में आती हैं। वहीं मिथाली राज जो है वो क्रिकेटर की कैटेगरी में मोस्ट ब्यूटीफुल अमॉन्ग स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं। अगर मैं आपको अमिताभ बच्चन जी के बारे में बताऊं तो इंडियाज मोस्ट रिस्पेक्टेड सेलिब्रिटीज़ के कैटेगरी में ये टॉप पे आते हैं। अक्षय कुमार इज़ द मोस्ट अपीलिंग विथ ए स्कोर ऑफ 93.5। वहीं विराट कोहली जो है वो मोस्ट ट्रेंडिंग है। दीपिका पादुकोण इज ऑल्सो मोस्ट ग्लैमरस विथ ए टॉप स्कोर ऑफ 60.3। वहीं अगर आप प्रियंका चोपड़ा एंड रणबीर कपूर की बात करेंगे, आर सीन टू हैव द हाइएस्ट ग्लैमरस स्कोर्स इन बॉलीवुड। टेलीविजन में अगर आप देखेंगे तो रणविजय सिंह और शिल्पा शेट्टी जो वो टॉप रेटेड ऑन ग्लैमरस में है। अगर आप स्पोर्ट्स में देखेंगे तो विराट कोहली एंड सानिया मिर्जा जो है वो टॉप के रैंक्स पे है। ये जो है एक फील्ड स्टडी है, ये रिपोर्ट जो एक फील्ड स्टडी है वाज डन बाय द जापानीज रिसर्च एजेंसी Rocktune, covering 60,000 respondents across 23 cities including Mumbai, Delhi, China, Hyderabad, Bengaluru, Kolkata and Ahmedabad। इन सिटीज़ में 60,000 से ज़्यादा लोगों को जो फीडबैक है उनकी रेटिंग के बेसिस पे इन सेलिब्रिटीज़ को रैंक दिया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है गिग वर्कर्स ऑफ्टन सीन इन न्यूज़ इज रेफर टू। देखिए गिग वर्कर्स हम किन को कहते हैं, वो वर्कर्स जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाइक ओला, उबेर, स्विगी, जोमेटो इन सब पे काम करते हैं, उनको हम गिग वर्कर्स कहते हैं। यहाँ पे अगर आप गिग वर्कर्स देखेंगे तो परफॉर्म वर्क ऑन पर्टिकुलर और पार्टिसिपेट इन ए वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न फ्रॉम सच एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयज रिलेशन। अगर आप लीन एंड थीन में बोलेंगे तो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह है ना, उनकी पे जो ये लोग काम कर रहे हैं उनको गिग वर्कर्स को, वहाँ पे जैसे आप जोमेटो बॉयज़ देखते होंगे, स्विगी बॉयज़ देखते होंगे, ये सारे जो है वो गिग वर्कर्स आते हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि इनको जो है एम्बिट ऑफ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंडर लाने की बात चल रही है।
चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, ईयर 2020 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय यूएन एज द ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा, तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि इस साल का ईयर क्या था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, व्हेन वाज द वर्ल्ड लेप्रीसी डे 2020 सेलिब्रेटेड। तो 31 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द लास्ट संडे ऑफ जनवरी। अगर आप इसका थीम देखेंगे इस बार का वर्ल्ड लेप्रीसी डे 2021 का, तो वो था बीट लेप्रीसी, इंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग्स। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, लेप्रीसी इज काउज्ड बाय विच बैक्टीरिया। तो ये माइकोबैक्टीरियम लेपेडी करके एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा ये लेप्रोसी जो है वो ये जो बीमारी है वो लोगों को होती है। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो 1983 में लॉन्च किया गया था। मल्टी ड्रग थेरेपी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1982। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, नेशनल वोटर्स डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी 2021। व्हाट वाज इट्स थीम? तो उसका थीम है मेकिंग आवर वोटर्स empowered, vigilant, safe and informed. It is observed on 25th Jan every year since 2011 to mark foundation of Election Commission of India on 25th जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुआ था, और इसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए हर एक साल 2011 से नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है, शहीद डे जिसको हम लोग मैत्रीज डेज भी कहते हैं, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। गर्ल चाइल्ड डे जो है वो 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं अगर आप गर्ल चाइल्ड वीक की बात करेंगे तो 21 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में जो है ये जो पूरा सप्ताह होता है उसको नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, वर्ल्ड ब्रेल डे। ये जो ब्रेल डे है वो 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, एनआरआई डे। एनआरआई डे जो है वो 9 जनवरी 2021 को 9 जनवरी को हर एक साल सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अगर आप नेशनल यूथ डे की बात करेंगे तो 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस साल का इसका जो थीम था यू था युवा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थीम, एग्जाम से पूछा जा सकता है आपसे। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। ये जो डे है वो 6 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं अगर आप आर्मी डे देखेंगे तो 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए आर्मी डे, नेवी डे और इंडियन एयरफोर्स डे, ये तीन जो है आपको बहुत सारे एग्जाम्स में, स्पेशली आपको बैंक में ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर किसी तरह आप इंडियन एयरफोर्स डे भी देख लीजिए, नेवी डे भी आप देख लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, इंटरनेशनल कस्टम डे। 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं अगर आप 1 जनवरी के वो देखेंगे तो ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए इसी के साथ जनवरी 2021 के प्रतियोगिता दर्पण के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जितनी जल्दी होगा मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इसी तरीके से बहुत जल्दी आप लोगों के लिए दिसंबर 2020 का भी प्रतियोगिता दर्पण आ जाएगा, और उसके बाद आप लोगों के लिए मार्च 2021 का प्रतियोगिता दर्पण आएगा। इसमें मैं बहुत सारे चेंजेस करूँगी। देखिए सिर्फ मैं आप लोगों को प्रीलिम्स की ही तैयारी नहीं कराऊंगी, मैं आपको मेंस लेवल तक का प्रिपरेशन कराऊंगी। और आपको एक चीज़ और सजेस्ट करती हूँ कि प्रतियोगिता दर्पण में बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, वो ऐसे फालतू का नहीं आता है, आप उसको पढ़िए, उसको समझिए। उससे क्या होगा, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। साथ ही साथ जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, जब मेंस का पेपर आप लिखने जाएंगे ना तो आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इवन अगर आपने बीपीएससी का कभी क्वेश्चन पेपर उठा करके देखा है तो आप देख लीजिएगा कि प्रतियोगिता दर्पण में जो आर्टिकल्स होते हैं ना वो पूरा का पूरा उठा करके बीपीएससी अपने क्वेश्चन में पूछ लेता है आपसे, तो आप उसको ज़रूर पढ़िए। उससे आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी। सिर्फ आप प्रीलिम्स की तैयारी मत कीजिए, आप साथ ही साथ मेंस की भी तैयारी कीजिए। कल जो 66 बीपीएससी का जो औरंगाबाद सेंटर का एग्ज़ाम था कल होने वाला है, और एक्सपेक्ट कर लीजिए कि विद इन 10 डेज आपका रिजल्ट भी आ जाएगा।
जो लोग 67th बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपना जो तैयारी है उसको अच्छे से करते रहिए। सब्जेक्ट के साथ साथ करंट अफेयर्स का सेक्शन भी आप देखते रहिए। इस बार अगर अगर आपने 66 दिया होगा तो आपने देखा है कि करंट अफेयर्स कितना ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो आप इन दो सब्जेक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा कमांड कीजिए। जेपीएससी का फॉर्म जो लोग फिल करना चाहते हैं ज़रूर फिल कर लीजिए, जितनी जल्दी हो आप कर लीजिए, बाद में सर्वर वगैरह का इश्यूज़ होने लगता है। और भी मुझसे कुछ पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। विद इन 1 to 2 डेज़ मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करूंगी कि दिसंबर 2020 का प्रतियोगिता दर्पण आ जाए। तो अगर आप जो लोग मुझे बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि लास्ट 6 मंथ का मैं प्रतियोगिता दर्पण आपको प्रोवाइड कर दूं, तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है प्रतियोगिता दर्पण के नाम से। वहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रतियोगिता दर्पण अपलोड किए हैं 2020 के। आप देख लीजिएगा, लास्ट 6 मंथ्स का भी आप लोगों के लिए प्रोवाइडेड है। कुछ और भी मुझसे पढ़ना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।